नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगम के एआरओ के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा, शिकायतों के चलते किया था निलंबित। इंदौर में आवास गृह को लेकर कर्मचारी राज्य बीमा के कर्मचारी हुए लामबंद। स्ट्रक्चर ऑडिट सूरत 2008 का हवाला देकर आवास गृह को आरोपी घोषित किया गया। शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सेक्सटोर्शन के नाम पर हुई धोखाधड़ी। एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाला था युवक। स्वयं की शादी में खर्चे की पूर्ति के लिए कर दी झपटमारी की वारदात। भवरकुआ पुलिस द्वारा भरत नामक युवक को पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़ाया डिजिटल अरेस्ट का आरोपी, कमरे में सेटअप लगाकर कॉल सेंटर बनाया। इंदौर में अनिश्चितकालीन किसान आंदोलन 24 घंटों में स्थगित, सीएम के साथ बैठक का आश्वासन। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने शासन पर मंदिरों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। संगठन ने उच्च न्यायालय में की थी याचिका दायर। इंदौर ईडब्ल्यूओ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर नगर निगम जोन 16 के एआरओ रहे राजेश परमार के यहां बिचलपुर और बिचोले स्थित घर पर छापामार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू को आई से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजेश परमार को कुछ दिन पूर्व ही निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शिकायतों के चलते निलंबित किया था। बता दें, राजेश परमार पूर्व में भी जोन क्रमांक 8 में एआरओ रहते हुए तत्कालीन नगर निगम के अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में सस्पेंड किए जा चुके हैं। इंदौर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने नगर निगम के सस्पेंडेड सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार के ठिकानों पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंदौर के 2 ठिकानों बिजालपुर स्थित घर और बिचौली में उनके फ्लैट पर एक साथ कार्रवाई जारी है। जांच में 5 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज, नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। राजेश परमार 1988 में नगर निगम में बेलदार के पद पर भर्ती हुए थे। बाद में राजस्व अधिकारी बने। वे जोन 16 में पदस्थ थे, जहां टैक्स वसूली और सीएम हेल्पलाइन मामलों में गड़बड़ी के आरोपों के चलते 10 फरवरी को उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। संपत्तियों का पूरा विवरण सामने आने के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा आर्थिक अनियमितता कर काफ़ी बड़ी राशि बनाई गई है। उस आधार पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था और 2 टीम लगातार काम कर रही है और अभी भी जारी है। इनके जो निवास है वहाँ पे भी बिजलपुर में भी कार्रवाई चल रही है। ये असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हैं राजेश परमार। आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर शिकायत पर इन पर कार्रवाई हुई है और अभी कार्रवाई जारी है। ये उनका निवास स्थान है। इसके अलावा एक और स्थान पर इनकी कार्रवाई चल रही है, शीजी वैली पर, जो कि बिचौली मर्दाना में है। मैम, क्या शिकायत रही थी और अभी तक की जांच में क्या सामने आया? शिकायत यही थी कि इन्होंने अपने सेवा काल में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिस पर जांच की गई। जांच पर शिकायत दर्ज हुई है और उसी पर सर्च की कार्रवाई जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी एक कमरे से कॉल करके ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी के लिए टीम ने दिल्ली के एक मकान में दबिश दी, यहां से आरोपी पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी की टीम ने दिल्ली के ऋतिक पुत्र बिट्टू जाटव निवासी नेहरू नगर नई दिल्ली को पकड़ा है। आरोपी कमरे में बैठकर लोगों को कॉलिंग कर उन्हें थाने और पुलिस के नाम से डराता था। इसके बाद वह लोगों से अकाउंट में रुपए लेता था। पिछले दिनों एरोड्रम इलाके में रहने वाले एक इंजीनियर के साथ भी ठगी हुई थी, जिसमें उसे मोबाइल पर कॉल कर कमरे में अरेस्ट किया था। इस मामले में अफसर जल्द खुलासा करेंगे। नहीं, ये केस नहीं। ये एक 65 साल की बुजुर्ग महिला थी, छाया, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें 2 आरोपी ऑलरेडी पिता पुत्र को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, जिनके खाते में 40 लाख रुपए गए हुए थे। और ये उसी सरगना का ये कॉलर है जिसने कॉल किया था उस महिला को। ये वो व्यक्ति अरेस्ट ये हजारों सिम है। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 साल से ये वहाँ पे काम कर रहे थे। और जब हमारी टीम वहाँ पर गई है तो दिल्ली में आसपास जहाँ पे ये कॉल सेंटर बना हुआ था, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग फर्जी सिम बेचते हुए भी दिखे हैं। जैसा इन्होंने देखा, वहाँ बहुत सारे लोग सिम बेचते हुए दिखे हैं और ये सिम दूसरे नाम से ले लेते थे
और एक बार उनका यूज कर लेते थे फिर उसको थ्रो कर देते थे, इसलिए ये जो गिरोह है ये पकड़ में नहीं आता था। ये भी जानकारी मिली है कि जब ये उसमें गए हैं वहाँ पे तो बाकायदा उस कॉल सेंटर पे एक सीसीटीवी कैमरा भी ये लगा के रखे थे, और जैसे ही इनको पुलिस टीम के आने की भनक लगी तो इसका जो सरगना था ये मोबाइल पे ही इसने सारी चीजें देख ली और तत्काल ही ये मोबाइल वगैरह बंद कर दिया था, और इन्होंने उस जो इनके जो एडवोकेट वगैरह थे वो भी तत्काल वहीं पे पहुंच गए थे, और बाकी जो इनके आरोपी गण थे उन लोगों ने भी अपनी लोकेशन तत्काल बदल दी। आपको फॉर्म बताते हैं उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको बताना पड़ता, देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फोन करता है? सर डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारे कंपनी का बॉस है वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। उसका सेंटर दूसरा है? यस सर। बढ़ती महंगाई में अब आम जनता की जेब पर दूध का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। 1 मार्च से इंदौर में दूध के भाव में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे दूध विक्रेता संघ का कहना है कि पशु आहार की कीमतों और पशुओं के दामों में हुई बढ़ोतरी बता रहे हैं। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा बढ़ती महंगाई को देखते हुए भाव में वृद्धि करने के निर्णय के बाद अब इंदौर दूध विक्रेता संघ भी उपभोक्ताओं से प्रति लीटर दूध में करीब 2 रुपए की बढ़ोतरी कर सकता है। 2 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उसका प्रमुख कारण है कि गर्मी के सीजन के अंदर दूध की उत्पादन क्षमता कम होती है, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, पशु आहारों की कीमतों में वृद्धि होती है, तो इस कारण से प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वैल्यू जो है दूध की ज़्यादा होती है। पूर्व काल से चला आ रहा है कि 6 महीने पहले गर्मी में भाव बढ़ते थे और सितंबर में भाव कम होते थे, क्योंकि उस वक्त जो दूध का उत्पादन है ग्रामीण क्षेत्रों से होता था और गौ सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं का पालन होता था। लेकिन जब से पैकिंग कंपनी आई है उन्होंने इसका व्यवसायीकरण कर दिया है, और व्यवसायीकरण करने के कारण जो दूध का भाव है वो समय के अनुसार महंगा हो जाता है और समय के अनुसार सस्ता होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि जिससे उत्पादक को फायदा हो सके। इंदौर में मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभाग की समिति के तमाम परिवारों को अब आवासीय गृह को लेकर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर तमाम कर्मचारियों ने एकजुट दिखाते हुए ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इस पर उचित निर्णय लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभाग की समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सेन ने बताया कि इंदौर में विभाग से जुड़े 207 परिवार सरकारी आवास में निवास कर रहे हैं और वर्षों से कई परिवार यहां रहकर शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन और शासकीय अधिकारियों के तुगलकी फरमान के कारण इन 207 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। यह चिंता का विषय है, खासकर जब शिक्षा सत्र जारी है और कई बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये परिवार कहां जाएंगे और किराए पर कमरा कैसे लेंगे, इसे लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के संचालक महोदय और क्षेत्रीय निदेशक को माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी को राहत दी जाए, क्योंकि इन 207 क्वार्टरों में 1200 से 1500 से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे में अचानक 18 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करने के आदेश जारी करना कर्मचारियों के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से निवेदन किया गया है कि कर्मचारियों को कुछ समय दिया जाए, क्योंकि प्रशासन ने उनके लिए किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पहले दिए गए आवेदनों के बावजूद अब हम आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। और उनको ये व्यथा बताई गई कि 207 परिवार 18 दिन के अंदर कैसे मकान खाली करेंगे। उनकी ना तो कोई अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ना उनको उनके एवज में कोई क्वार्टर दिए गए। और चालू शिक्षा सत्र जिसमें परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ऐसे परीक्षा के दौर में आधे से ज़्यादा कर्मचारियों की हमें ड्यूटी लगी हुई है परीक्षाओं में। ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि 18 दिन में कोई क्वार्टर खाली कर दे। तो महोदय से आज ज्ञापन के द्वारा निवेदन किया गया कि हमें कुछ समय देने की आवश्यकता है, तो समय दें और मानवता का परिचय दें। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सेक्सटॉर्शन के नाम पर धोखाधड़ी का प्रकरण साइबर हेल्प के द्वारा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बैंक अकाउंट को भी सीज कराया गया। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ
सेक्सटॉर्शन के नाम पर 78,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसे एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें सामने एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में थी। इसके बाद युवक को बहकाकर उसकी भी कुछ वीडियो कॉल के जरिए रिकॉर्ड कर ली गई है। इसके बाद सेक्सटॉर्शन का खेल शुरू हुआ। साइबर अपराधियों ने युवक से 15 बार अलग अलग बैंक अकाउंट में कुल 78,000 रुपए ट्रांजैक्शन करवाए। उसे धमकी भी दी गई, अगर उसने पैसे नहीं भेजे तो उसकी रिकॉर्डिंग उसके परिजनों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। शुरुआत में युवक ने डर के कारण पैसे भेज दिए, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वह जाल में फंस चुका है तो उसने तुरंत पुलिस की मदद ली। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने उन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जिनसे ट्रांजैक्शन हुए थे और वीडियो कॉल करने वाले नंबर की भी जाँच की जा रही है। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई युवाओं को इस तरह के कॉल आ चुके हैं और वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के फोन्स पर सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद फरियादी डर गया और उसने आरोपियों के बताए हुए अकाउंट पर यूपीआई आईडीज पर कुल 15 ट्रांजैक्शन किए जो करीब 78,000 रुपए के थे। पर इसके बाद भी जो आरोपीगण हैं उन्होंने फरियादी से पैसे की डिमांड लगातार जारी रखी, जिसके बाद फरियादी के द्वारा थाना एरोड्रम साइबर हेल्प डेस्क में जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो दर्ज कराई गई। हमने जो फरियादी है उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट 1930 पर रजिस्टर कर ली है। साथ ही साथ में हमने इसमें जो जिस खाते में फरियादी के बैंक अकाउंट से पैसे गए थे वो खाते भी हमने फ्रीज कराए। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई दंपत्ति के साथ लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से मोबाइल फोन सहित नकदी रुपए और सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग बरामद कर लिया गया है। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व राजीव गांधी चौराहे पर एक दंपति के साथ झपटमारी की घटना हुई थी। दंपति बालाघाट से शादी समारोह से लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाश ने उनका बैग छीन लिया जिसमें सोने चांदी के जेवर और नकदी रखी हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। घटनास्थल के आसपास जांच के बाद पुलिस ने भारत उर्फ बबला को पकड़ा। पूछताछ में उसने झपटमारी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि उसकी शादी 1 माह बाद होने वाली है, जिसके चलते उसे पैसों की जरूरत थी, इसी कारण वह लूटपाट कर रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले से ही द्वारकापुरी और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिस बाइक से उसने वारदात को अंजाम दिया था वह भी अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ कर रही है। आउटर रिंग रोड के विरोध सहित अपनी कई मांगों को लेकर गुरुवार से इंदौर में हुआ भारतीय किसान संघ का किसान आंदोलन 24 घंटों में स्थगित हो गया। दरअसल धरना शुरू होने के बाद अलग अलग दौर में प्रशासन और किसान नेताओं में चर्चाओं का दौर चलता रहा। फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बैठक के आश्वासन, ज्वाइंट सर्वे को तत्काल बंद करने सहित अन्य शर्तों पर किसान माने अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों पर मंदिरों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि शासन द्वारा मंदिर और मंदिर संपत्ति भूमि को सरकारी नियंत्रण में लेने से धार्मिक संप्रदाय के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संगठन ने इंदौर हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के धर्मस्व विभाग, राजस्व विभाग, आयुक्त इंदौर और कलेक्टर इंदौर को नोटिस जारी करने की मांग की गई है। संगठन के अध्यक्ष ऋषभ बैरागी ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उसकी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। संगठन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अनुच्छेद 26 के तहत पुजारियों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए, मंदिरों से अतिक्रमण हटाया जाए और उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। भारतीय संविधान के 4 मुख्य स्तंभ कहे गए हैं: न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और चौथा प्रमुख स्तंभ आप मीडिया वाले लोग हैं। चूंकि पुजारी वर्ग आज़ादी के कुछ वर्षों बाद से प्रताड़ित हो रहा है, इसलिए न्यायपालिका के शरण में गया है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से हम इस प्रकार से मजबूर हो चुके हैं कि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम न्यायपालिका की शरण में हैं। और आप जो संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके समक्ष हम ये बात रख रहे हैं ताकि आप लोग इस बात को उठाएं और एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति जो एक द्वेषपूर्ण कार्य हो रहा है
उसके विरुद्ध आप एक लड़ाई में हमारी सहयोग करें। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमने उच्च न्यायालय में जो प्रार्थना की वो ये है कि धार्मिक संप्रदाय में पुजारियों का अनुच्छेद 26 में प्राप्त मौलिक अधिकार लागू किए जाएं। माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठन कर मंदिरों का वर्गीकरण किया जाए। कौन से मंदिर निजी हैं 1947 के अनुसार, कौन से निजी हैं, कौन से ट्रस्ट के हैं, कौन से समिति के, कौन से समाज के और कौन से शासकीय हैं, और अतिक्रमण कब्जा भूमियों से हटाकर मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। यह हमारी मुख्य मांग है।